गुड मॉर्निंग बच्चों कल आपको बताया था कि यदि आवश्यकताओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भग्नाशा वह अवस्था है जब व्यक्ति एक सीमा तक यानी एक विशिष्ट सीमा तक निराश हो जाता है, वही स्थिति भग्नाशा कहलाती है। अब आवश्यकताओं की पूर्ति में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके कारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना असंभव हो जाता है या मुश्किल लगने लगता है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालने वाले तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य बाधाएं और दूसरी आंतरिक बाधाएं। बाह्य बाधाओं में वस्तु संबंधी बाधाएं, व्यक्ति संबंधी बाधाएं और सामाजिक बाधाएं। वस्तु संबंधी बाधाएं, कभी कभी हमें ऐसी दो वस्तुओं की आवश्यकता हो जाती है जो एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल होती हैं, यानी अगर एक आवश्यकता पूर्ति होती है तो दूसरी हमें छोड़नी पड़ जाती है और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति निराशा की स्थिति में आ जाता है। यानी आवश्यकताएं भी, वस्तु संबंधी आवश्यकताएं भी यदि हमारी पूरी नहीं होती हैं तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालने लगती है। अगला है व्यक्ति संबंधी आवश्यकताएं, यानी यदि हम किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा करते हैं और हम अपेक्षा के विपरीत हमें परिणाम प्राप्त होते हैं तो भी आवश्यकता पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और इस आवश्यकता पूर्ति में बाधा डालने वाला तत्व व्यक्ति संबंधी बाधा डालने वाला तत्व कहलाता है। तीसरा है सामाजिक, यानी हमारे समाज में कई मान्यताएं हैं, कई तरह के विचार रखे गए हैं जो परिवार में सदस्यों के या सामाजिक लोगों के जो सामाजिक नियम कानून बनाए गए हैं उनके प्रति भी लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति निराशा की ओर अग्रसर होने लगता है और ये भी आवश्यकताओं में बाधा डालने वाले तत्व हैं। अगला है बच्चों नंबर 2, जो आवश्यकताओं में बाधा डालने वाले तत्व हैं वो है आंतरिक बाधाएं, जिनमें मानसिक बाधाएं और शारीरिक बाधाएं। यानी आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे वो 1 ही 2 घंटे पढ़ते हैं या पढ़ते नहीं, सारा दिन घूमते टहलते रहते हैं, फिर भी जब परीक्षा परिणाम सामने आता है तो उसके काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, जबकि सारा दिन पढ़ने वाले बच्चे के कम नंबर आते हैं। तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति निराश होने लगता है और ये भी कहा जा सकता है, ये भी एक मानसिक विकार है कि कोई 2 घंटे पढ़ के भी अच्छे से, अगर आप 2 घंटे भी मन लगा के पढ़ते हैं तो उतने में ही आपका परीक्षा परिणाम अच्छा हो जाता है, और आप अगर सारा दिन बैठे हैं और मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसे उसमें आपका परीक्षा परिणाम बिगड़ना ही है। लेकिन इसको विद्यार्थी नहीं समझते हैं कि हाँ हमने मन नहीं लगाया था लेकिन हम बैठे ही रहते थे। ये भी हमारी आवश्यकता पूर्ति में बाधा डालने वाला तत्व है। अब शारीरिक बाधाएं, बच्चों आपको पता है कि समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। कुछ लोग स्वस्थ होते हैं, कुछ अस्वस्थ होते हैं, कुछ लोग चल नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कोई सुन नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में उनमें एक प्रकार का निराशा हो जाती है। पता चला दौड़ हो रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, रेस में भाग ले रहे हैं और वो बच्चा बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि सब दौड़ रहे हैं लेकिन मैं नहीं भाग ले सकता। या आप गूंगा व्यक्ति है, उसे कोई बात किसी से कहनी है, किसी को अपनी भावनाएं बतानी हैं, तो वो तब उस कंडीशन में भी वो निराश हो जाता है कि अपनी बात को मैं कैसे दूसरों के सामने रखूं या अपने मन की बात मैं कैसे बताऊं। वो भी आवश्यकताओं की पूर्ति में फिर बाधा डालने वाला ये तत्व है कि हम अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। हमारी आवश्यकता है कि हम बात कहें लेकिन हम आवश्यक काम वो अपना कर नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालने वाला एक तत्व है। अब तो परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं बच्चों? सबसे पहली आवश्यकता समुचित आवास व्यवस्था, रहने के लिए घर जिसमें सभी सुख सुविधाएं हों,
जो हमें धूप, गर्मी, बरसात से बचाए। घर की आवश्यकता परिवार की मूलभूत आवश्यकता है और प्रायः हमारे भारत में ज़्यादातर आबादी घर में ही रहती है, लेकिन घर का मतलब घर भी कई प्रकार के होते हैं। भाई जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होती है वो उस तरह के मकान में, उस तरह के घर में रहता है। शिक्षा सुविधा हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा सुविधा जिसके आधार पर बच्चों की उन्नति होती है, बच्चों की प्रोग्रेस होती है और हम समाज में हमारा आर्थिक जो स्तर है वो बढ़ता है। स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा भी अत्यंत पारिवारिक आवश्यकताओं में अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सा सुविधा जिसके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको चिकित्सा सुविधा की अत्यंत आवश्यकता होती है। और आप सभी को पता है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तभी आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो मनोरंजन के साधन हो, चाहे अच्छा भोजन हो, चाहे अच्छे कपड़े हों। आपको तभी पसंद आता है जब आपकी तबीयत ठीक रहती है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो इसलिए चिकित्सा सुविधा भी अत्यंत आवश्यक है। यानी हमारे पास इतना धन होना चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हम अचानक आने वाली चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी हमारे पास धन हो। यह भी हमारी आवश्यकता, पारिवारिक आवश्यकता है। अगला है संतुलित भोजन। आप सभी को पता है कि भोजन से हमें ऊर्जा प्रदान होती है जिससे हम अपने कार्य करते हैं। यदि हम समुचित भोजन नहीं लेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं या थोड़ा सा ही काम करने पर हमें थकान का अनुभव होने लगता है बच्चों। इसलिए समुचित भोजन भी परिवार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। समुचित वस्त्र की भी आवश्यक, जिस प्रकार मकान, भोजन, शिक्षा आवश्यक है पारिवारिक आवश्यकताओं में, उसी प्रकार से वस्त्र भी आवश्यक है। लेकिन वस्त्रों का चुनाव हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करते हैं। जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति होती है उसी हिसाब के लोग कपड़े पहनते हैं। फैशन के हिसाब से कपड़े, जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं वो फैशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लेकिन निम्न वर्ग के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। तो वस्त्र भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। अगला है मनोरंजन की आवश्यकता। बच्चों, हम अपनी दिनचर्या से जब ऊब जाते हैं तो कुछ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। अब इसके लिए भी हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही मनोरंजन के साधन जुटाते हैं। गांव में नाटक, नौटंकी, मेले, टीवी, रेडियो और आजकल मोबाइल, इनसे हम मनोरंजन कर लेते हैं। शहरों में भी थिएटर में फिल्म देखकर हम अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो मनोरंजन भी पारिवारिक आवश्यकताओं का एक साधन है, आवश्यकताएं हैं। अब बच्चों की देखभाल। बच्चों के समुचित विकास के लिए बच्चों की देखभाल की भी आवश्यकता एक मूलभूत आवश्यकता है। जो एकांकी परिवार होते हैं उनमें बच्चों के पालन पोषण के लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि तब परिवार में केवल माता पिता ही होते हैं और बच्चों को उन्नति की ओर अग्रसर करने की नई चीज़ें सिखाने के लिए परिवार में जब 2 ही लोग हैं तो उनको अतिरिक्त समय बच्चों को देना पड़ेगा। और बड़े परिवार में, उस परिवार में बच्चों को अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। कई सदस्य होते हैं, लोग थोड़ी चीज़ें भी बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे काफ़ी छोटे से ही बहुत सी चीज़ें जानने लगते हैं। तो बच्चों को प्रेम, सौहार्द, सानिध्य की आवश्यकता भी परिवार की मूलभूत आवश्यकता है। नियमित पारिवारिक आय एवं बचत। नियमित रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बचत की भी आवश्यकता होती है, जो अचानक आने वाले खर्चों में हमें ऋण संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये तभी संभव है जब हमारी पारिवारिक आय है वो पर्याप्त होगी, हमारे परिवार के हिसाब से होगी। हम आर्थिक रूप से तभी सक्षम हो पाएंगे जब हमारी पारिवारिक आय
उतनी हो कि हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे ढंग से कर सकें। और बचत बहुत आवश्यक है बच्चों, क्योंकि बचत से ही हम अपने आने वाले भविष्य की योजनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। बिना बचत के हम अपने भविष्य में भले ही योजना बना लें, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते। अब भगनाशा के क्या कारण हैं और इसके कारण व्यक्ति का जो आचरण होता है वो कैसा होने लगता है, किस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। बच्चों आप जानते हैं कि व्यक्तियों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। कोई पढ़ने में तेज है तो कोई खेलने में तेज है, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। इसके लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को उसकी दोस्त को लेकर कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं। इससे व्यक्ति में निराशा आती है, वो अपने आप को हीन समझने लगता, कम समझने लगता कि मैं इन सबसे कम हूँ, मुझ में ये दोष है। तो आप दोष ना बताएं, बल्कि उसको प्रोत्साहित करें। नहीं तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति आपको बुरा समझने लगेगा, वो समझने लगता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये मेरा मजाक उड़ाता है, मुझ में कमियां बताता है। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें कुछ शारीरिक अक्षमताएं हों उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब नैतिक कारक, कुछ कारक ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे हम नैतिक कारक के अंतर्गत आता है। जैसे माता पिता ने आपको नाचना गाना बहुत पसंद है, लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं, आपको जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, आपको डांस करना है, नाचना है, तो माता पिता ने कहा नहीं, आपको नाचना नहीं है। तो उस कंडीशन में भी मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है, नहीं तुमको वहाँ नहीं पढ़ना है, जहाँ हम कहेंगे वहाँ पढ़ना है। मतलब ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन, ये सभी वो चीज़ जो हम करना चाहते हैं उसको करने से रोकते हैं। लेकिन अगर वो सही भी हैं तो भी वो आपको गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी निगाह में कुछ और सही है, उनकी निगाह में कुछ और सही है। ऐसी कंडीशन भी भगनाशा को उत्पन्न करती है। और इस अवस्था में भी जो बालक है, विद्यार्थी है, वो निराश होने लगता है, अपने आप को वो हीन समझने लगता है। और जो व्यक्ति उसको अच्छी सलाह दे रहा है या सही रास्ता बता रहा है, वो उसको अपना दुश्मन समझने लगता है। ऐसी स्थिति में भी भगनाशा उत्पन्न होती है और बालक जो है वो निराशा की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। अपने आप को भी हीन समझने लगता है, सोचता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसी स्थिति भी भगनाशा उत्पन्न करती है। अब भगनाशा के क्या परिणाम होते हैं? घुटन। सबसे पहला परिणाम है घुटन, यानी व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने आप में हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहेगा, कुछ अच्छा किसी के बारे में अच्छा सोचेगा, किसी के बारे में बुरा सोचेगा, अपने आप को बुरा सोचेगा, बुरे परिणाम देने का, मैं ऐसा करूँगा या मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था उस व्यक्ति की आ जाती है जो भगनाशा से पीड़ित होता है, जो निराशा से पीड़ित होता है। पलायन, मैं घर से भाग जाऊं या मैं कहीं चला जाऊं, यहाँ से चला जाऊं, यहाँ मेरा कोई नहीं सुनता या मेरा कहना कोई नहीं मानता। ऐसी अवस्था भी व्यक्ति के साथ हो जाती है। बदले की भावना, यानी आपने कोई काम करने के लिए मना किया है किसी को, और भले ही वो काम गलत हो, आपने इसलिए मना किया हो, लेकिन जिसको आपने मना किया है उसकी निगाह में वो काम सही है। और ऐसी अवस्था में फिर ये होता कि मैं इनको देखूंगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं इनके साथ ऐसा करूंगा। मतलब कि अच्छे बुरे का जो पहचान है, वो पहचान करना व्यक्ति भूल जाता है। गुस्से में, क्रोध में, निराशा में ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। संशयग्रस्त होना, क्या मैं ऐसा कर लूँगा, क्या मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, यानी कि संशय की स्थिति बनी होती है। वो अपनी अवस्था को खुद ही नहीं समझ पाता व्यक्ति कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने वाला हूँ, या मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। उसको सब कुछ अच्छा ही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ। फिर जब हो सकता है कुछ एक दो गलत काम कर भी लिए, तब उसको समझ में आता है कि मैंने सही किया या गलत किया। ये इस कंडीशन में रहता है व्यक्ति कि वो
संशय बना रहता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसका निर्णय वो नहीं कर पाता। कल्पना, जिन चीज़ों को, जिन आवश्यकताओं को वो पूरा नहीं कर पाया, जिन उद्देश्यों को वो प्राप्त नहीं कर पाया, उनके बारे में सिर्फ कल्पना ही करता है। मैं ऐसा प्राप्त कर लूँगा, मैं उसे उस चीज़ को, वो मुझे मिल जाएगी, ये आवश्यकता मेरी पूरी हो जाएगी। सिर्फ वो कल्पना में ही रहना चाहता है, बाहर की दुनिया में वो प्रवेश नहीं करना चाहता। मानसिक और शारीरिक रोग, और ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति निराशा की घोर अवस्था में हो, किसी से न मिलना चाहता हो, न किसी से बोलना चाहता हो, सबको अपना दुश्मन समझता हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो बच्चों, ये है भग्नाशा के परिणाम। और आपका लगभग ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आपको अगला चैप्टर मैं नेक्स्ट टर्म में पढ़ाऊँगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं दूँगी।